हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं जेकेएसबी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस में आपको फिलहाल यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ बेस्ट अप्रोच बेस्ट टेक्निक्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था। तो बात करेंगे इस वीडियो के रिलेवेंस की, तो सारे अपकमिंग एंड ऑनगोइंग एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स के सेक्शंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करोगे तो अच्छा खासा लेवल था, तो लेकिन 100% स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है कि द सैलरी ऑफ राम इज 60% मोर देन श्याम, हाउ मच परसेंट श्याम सैलरी लेस देन राम सैलरी। बस कुछ नहीं करना है। एक हमारे पास है राम और एक हमारे पास है श्याम। ठीक है, कहता है राम की सैलरी श्याम से 60% ज्यादा, यानी कि श्याम की सैलरी अगर 100 है तो राम की होगी 160। ठीक है, अब कहता है कि श्याम की सैलरी राम से कितनी कम है। ठीक है, तो बताइए श्याम की सैलरी राम से कितनी कम है। वही 60 कम है ना, वही 60 कम है। ठीक है, तो परसेंटेज में बताना है। वैसे हम यहाँ पे इसको रेशो में भी ले सकते थे, ठीक है, तो नहीं लेंगे। ठीक है, 60/160 इंटू करेंगे 100, तो इतना परसेंट होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3/8। ठीक है, 3/8 इंटू 100। तो आप देखो 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, 3 25, अब हो गया 75। 75/2, 75/2 कितना होता है, 37.5%, 37.5, यानी कि इतना 37.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Two friends, Sita and Geeta, gave an examination. Geeta scored 9 marks more than Sita, and her marks were 56% of the sum total of both their marks. What are the individual marks of Sita and Geeta? ठीक है, तो ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर एनर्जी। चलिए जी, एक हो गई सीता, एक हो गई गीता। ठीक है, दोनों ने एग्जाम दिया और एग्जाम में टोटल अगर 100% मार्क्स है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनको मार्क्स मिले। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनको मार्क्स मिले। ओके, तो एक है हमारे पास सीता, एक है हमारे पास गीता। ठीक है, समझो, बस समझो। ठीक है, तो गीता स्कोर 9 marks more than Sita and her marks were 56% of the sum of both marks. दोनों का सम है 100%। कहते हैं सीता को मिले हैं 56%, 56%। ठीक है, और गीता को अगर अगर सीता को 56 मिले, टोटल है मिले हैं दोनों को 100%, तो गीता को मिले होंगे 44%। गीता को मिले होंगे 44%। अब मुझे आप बताइए सीता को गीता से कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं मार्क्स। ठीक है, तो आप बोलोगे 6 तो 6 हो गए 12%, 12% ज्यादा मिले। और क्वेश्चन में हमें बताता है कि सीता को 9 मार्क्स। थोड़ा उल्टा है, थोड़ा उल्टा है। यहां पे इसको करो सीता, यहां पे लिखो सीता, और यहां पे लिखो गीता। वैसे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़नी है। ठीक है, अब गीता को मिले इतने मार्क ज्यादा, और क्वेश्चन में कहता है कि उसको मिले हैं 9 मार्क ज्यादा, यानी कि 12% की वैल्यू 9 मार्क्स है। वो कहता है इनकी इंडिविजुअल मार्क्स बताइए कितने कितने हैं। ठीक है, व्हाट आर द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ गीता, सीता एंड गीता, बताइए बताइए। देखो क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 9 मार्क्स, 9 मार्क्स अगर 12% के बराबर है, तो हमने निकालने गीता के मार्क्स या सीता के मार्क्स, जो कि है 44%। अब देखो 4 तिया हो गया 12, 4 11 हो गया 44, और 3 तिया हो गया 9। ठीक है, यानी कि सीता के कितने मार्क्स है, आप बोलोगे सर 33। 33 आ गई सीता के। 33 हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो बस गीता के हम नहीं निकालेंगे। ये होता है अप्रोच भाई साहब। चलिए जी नेक्स्ट। 4 years ago, the average age of 6 members of family was 56. The present average age increases to 60 as one new family member is added. The age of the new member is, नई मेंबर की एज निकालने। कहते 4 साल पहले, ठीक है, यानी कि 4 साल पहले की कहानी है। कि कहता है कि एवरेज एज 6 मेंबर्स का एवरेज एज था 56। 56, ये 4 साल पहले की कहानी।
4 साल की पहले। तो अगर मैं प्रेजेंट बताऊंगा तो प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में कितनी होगी, ठीक है। तो एवरेज एज हर 4 साल में 4 4 बढ़ेगी, तो प्रेजेंट में एवरेज एज होगी 6 × 56 + 4 यानी कि 60। तो सम कितना होएगा बेटा, सम कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर 6 6 36 यानी कि 360 ईयर सम होगा इनके एजेस का, है ना। तो अब कहता है कि एज वन न्यू फैमिली मेंबर इज एडेड द एज ऑफ न्यू फैमिली मेंबर बताइए। कहता है प्रेजेंट में एज है, प्रेजेंट में एज है 7 मेंबर्स की, वही है 60 ईयर्स, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 420, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे से ऊपर वाला, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा वही एक पर्सन जो हमने ऐड किया, ठीक है, और उसकी एज होगी 420 में से 360 हो गए तो 60 ईयर, एंड 60 ईयर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट प्रेजेंट पे फोकस किया, यहाँ पे तो 4 साल पहले, ये 4 साल पहले इतनी एज थी, कितनी 56 ईयर्स, लेकिन प्रेजेंट में कितनी होगी, दैट मीन्स ये 4 साल वापस हम ऐड करेंगे तो एवरेज एज होगी 60, ठीक है। तो 6 मेंबर्स की एवरेज एज 60 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज विल बी द सम। समझ आया, ठीक, नहीं आया तो मैं नहीं समझाऊंगा। चलिए, कहता है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 10 द एक्सपेंडिचर ऑन फूड हैज इंक्रीज्ड बाय ₹50 per day. However, the average expenditure on food of students is reduced by ₹1 per day. What was the initial expenditure on food per day? Okay. तो अब आपने समझा होगा, मैं ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तो मैं बताऊंगा लेट एवरेज यानी कि ये इनिशियल एवरेज है इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो पहले इनको खर्चा कितना जाता होगा, पहले इनको खर्चा जाता होगा कितना, 40 स्टूडेंट को 40x, ठीक है, यानी 40 स्टूडेंट से x एवरेज अगर हमने मान ली तो 40x खर्चा होता होगा, ठीक है। और अब नए स्टूडेंट्स आ गए जिनकी वजह से क्या हो गई, मतलब ₹50 इंक्रीज हो गया, नए स्टूडेंट्स कितने आ गए 10, ठीक है, 50 ऐड हो गया, तो इतना हो गया अब इनका टोटल एक्सपेंडिचर, कितने 50 लोगों का, ठीक है, क्योंकि 40 पहले थे, अब ₹50 बढ़ गया एक्सपेंडिचर जो नए आ गए, ठीक है, जो नए आ गए, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे, यहां पे दो अब लोग कितने 50x, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस होता है, एवरेज रिड्यूस होता है कितने 1 से, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर बराबर होगा 50 है नंबर ऑफ पर्सन, तो एवरेज कितना होगा x-1, क्योंकि ₹1 तो कम होता है ना एक्सपेंडिचर, ये एवरेज पे ₹1 कम होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो वो हो जाएगा 40x + 50 एज इट इज इक्वल टू 50x - 50, ठीक है, -50। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 10x की वैल्यू आ जाएगी 100, और देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज। तो हमें कहता है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था जब, यानी कि जब 40 लोग ये थे, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 40 × x, ठीक है। जो 40 बचे थे और x इनकी एवरेज था कंजप्शन वो था 10, तो कितना आ जाएगा आंसर 400, ठीक है, 400। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये हो गया बेसिक वाला मेथड, ये हो गया बेसिक वाला मेथड। अब अगर इससे ज्यादा फास्ट आपको करना होता तो आप कैसे करते, बाय ऑप्शंस, ठीक है, बाय ऑप्शंस। तो ऑप्शन से कैसे करना है, देखो भाई साहब, जैसे आपने 400 टिक किया, ठीक है, जैसे आपने 400 टिक किया, ठीक है, तो पहले था एवरेज 400 / 40, अब जब ₹50 बढ़ गया तो कितना होगा एक्सपेंडिचर 450, लेकिन 10 स्टूडेंट्स बच गए तो एवरेज आ गया 50, ठीक है, तो टोटल आ गई 50। तो अब यहाँ पे एवरेज देखो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 9, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो कैसे होगी कंडीशन सेटिस्फाई, ये कहता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर ₹1 से डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो पहले एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड था ₹10, अब रह गया ₹9। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। बाकी आप 40 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, उससे ये भी हटता, ये भी हटता, ये भी हटता, तीनों ऑप्शन हट जाते। तो तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपने कहां से पढ़ा और किससे पढ़ा और कैसे समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला कहता है मोहन हैज टू रीच बैंगलोर विच इज 500 किलोमीटर अवे एट 5:30 PM. He started from his home by car at 7:30 AM.
For the initial 200 kilometer, he traveled at a speed of 50 kilometer per hour. His speed of for next 3 hours was 60 kilometer per hour. By what speed he must travel now so as to reach Bangalore at 5:30 p.m. कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं समझा होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको चलना है, मोहन को टोटल चलना है, कितना चलना है इसको टोटल 500 किलोमीटर, कितना चलना है 500 किलोमीटर इसको टोटल डिस्टेंस। अब ये स्टार्ट करता है 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे ये निकलता है घर से, कितने बजे, सुबह के 7:30 बजे। ठीक है, तो और ये 200 किलोमीटर चलता है, 200 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि 200 किलोमीटर ये चला, कितना चला 200 किलोमीटर। ठीक है, और किस स्पीड से चलता है, किस स्पीड से चलता है, ये चलता है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको टाइम लगा होगा यहाँ पे 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम लगा होगा 4 घंटे, 4 घंटे। आप बोलोगे सर कैसे, देखो भाई साहब 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 50, डिस्टेंस बटा स्पीड कितना होता है, टाइम होता है कि नहीं होता है, तो 4, यानी कि 200 किलोमीटर इसने किस टाइम पे निकाले होंगे, 7:30 से 4 घंटे हम ऐड करेंगे तो हो गई 11:30, 11:30। ठीक है, अब यहां से ये चलता है 60 किलोमीटर पर आवर 3 आवर्स तक, तो 60 किलोमीटर पर आवर 3 आवर्स तक, तो ये अब फर्दर 3 आवर में 60 किलोमीटर की स्पीड से 180 किलोमीटर कवर करेगा, 60 60 और 60, और इसको लगेगी यहाँ पे कितनी 3 आवर्स लग जाएगी, 3 आवर्स लग जाएगी, यानी कि टाइम कितना हुआ होगा 11:30 से 3 आवर हो गए 12:30, 1:30, 2:30, यानी कि 2:30 बजे होंगे, 2:30 PM रहा होगा इतना टाइम। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी, देखो 200 और 180 यानी कि 380 डिस्टेंस इसने निकाली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रही, तो आप बोलोगे सर 120, 120, और इसको इस डेस्टिनेशन पे कब तक पहुंचना है, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक इसको पहुंचना है, यानी कि इसके बाद इसके पास टाइम कितना बचा हुआ है, इसके पास टाइम कितना बचा है, तो आप बोलोगे सर 2:30 है ना, 3:30, 4:30, 5:30, यानी कि 3 आवर्स, इसके पास टाइम 3 आवर्स है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको कितनी निकालने 120, और टाइम इसके पास है 3 आवर्स, तो स्पीड इसकी कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखो विदाउट किसी फार्मूला से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, सिंपल बेसिक लॉजिक अप्रोच के साथ। ठीक है, इतना लिखना है नहीं लिखना है आपकी मर्जी है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है या मुझसे पढ़े हो। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन, कहता है अभिजीत कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 16 days बट विजय अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 days। अभिजीत एंड विजय वर्क ऑन alternate days। इफ अभिजीत वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे द हाउस विल बी बिल्ट इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, क्या कहता है, ये हमारे पास है अभिजीत, ये किसी काम को अकेले कर सकता है 16 दिन में, और अगर विजय उसी काम को करेगा अकेला तो उसको लगेंगे 12 दिन। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे, इसकी हो गई 3 यूनिट, इसकी हो गई 2 यूनिट। ठीक है, इसकी उसकी क्या मतलब, अभिजीत और विजय की। ठीक है, तो अब ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, यानी कि अभिजीत एक दिन में 3 करेगा, विजय एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अल्टरनेट डेज पे करेगी, यानी कि पहले दिन अभिजीत करेगा, पहले दिन अभिजीत करेगा और दूसरे दिन विजय करेगा। ठीक है, तो 3 तो 2 कितने हो गए 5 यूनिट, 1 मिनट 12 चुके 48, ये 4 यूनिट है यहाँ। ठीक है, ये 4 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 तो 4 कितने हो गए 7 यूनिट, 3 तो 4 कितने हो गए 7 यूनिट। अब ये 7 यूनिट काम होएगा, लेकिन कब होएगा, पहले दिन एक करेगा, दूसरे दिन एक करेगा, यानी कि 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है 7 यूनिट। ठीक है, अब टोटल कितने यूनिट्स काम करने पड़ेंगे, तो 48 यूनिट्स, 48 यूनिट्स। अगर 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 बेटा मैं इसको 6 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी कि यहां से भी 6 से, तो 12 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 12 डेज में कितना काम कंप्लीट होगा, तो आप बोलोगे 6 7 42 यूनिट, 42 यूनिट, 42 यूनिट काम हो गए कितने दिन में, 12 डेज में, कितने दिन में 12 डेज में। ठीक है, तो पहले दिन देखो, पहले दिन अभिजीत, दूसरे दिन विजय, पहले फिर तीसरे दिन अभिजीत, चौथे दिन विजय, तो इसी तरीके से 11वें दिन अभिजीत, 12वें दिन विजय, और 13वें दिन 13th डे अब कौन काम करेगा, अभिजीत करेगा, और वो कितना करेगा एक दिन में 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट, और यहां पे एक दिन और लग जाएगा अभिजीत का। ठीक है, अब 42 से 3 कितने हो गए 45,
टोटल है 48। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया 3 यूनिट, ठीक है। लेकिन विजय कर सकता है पूरा दिन, अगर करेगा तो वो करेगा 4 यूनिट, ठीक है। अब करना है कितना है? 3 ही यूनिट तो करने हैं, ठीक है, करने हैं 3 ही यूनिट, लेकिन अब ये विजय कर सकता है 4 यूनिट, यानी कि इसको लग जाएगा कितना टाइम लग जाएगा? इसको एक दिन का लग जाएगा कितना? 3/4 डे, 3/4 डे इसको लग जाएगा टाइम। तो टोटल डेज कितना लग गया? टोटल डेज कितना लग गया? 12 तो 1 होगी 13, 13 प्लस करेगी ये 3/4, तो 13 कंप्लीट 3/4 डेज टोटल टाइम लग जाएगा। बताइए समझ? कितना इजी सा लॉजिक है, कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, कहता है द नंबर 84 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द 4th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द 5th पार्ट ऑफ द सेकंड are in the ratio 1:2. The ratio of first part and second part is, कहता है द नंबर 84 को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो इन सच ए वे दैट द 4th पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड द 5th पार्ट ऑफ सेकंड आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, ठीक है। इस तरीके से x रेशियो y में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसमें x रेशियो y में अगर हम डिवाइड करेंगे, कहते हैं इसका 4th पार्ट यानी कि x/4, ठीक है, इसका 4th पार्ट यानी कि x/4 एंड 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 दैट द 4th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द 5th पार्ट ऑफ द सेकंड, यानी कि सेकंड का y/5th पार्ट, ठीक है, वो किस रेशियो में है? 1:2 में, 1:2 में, इस रेशियो में, इस रेशियो में है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज, रेशियो हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। चलिए जी देखो, ये है x/4, इसका रेसिप्रोकल करेगी तो वो हो जाएगा 5/y, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5x/4y, 5x/4y इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से 10x इज इक्वल टू 4y, और x और y की वैल्यू निकलेगी कितनी? 4/10 यानी कि 2/5। तो हमने क्या बताना था? द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज 2:5। देखा, इजिली हमने ये कर लिया, इजिली हमने ये कर लिया, ठीक है। ये हमने पार्ट इस तरीके से बना लिया, और भी ऑप्शन है, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 2:5। However, 1/4 of male employees are non-graduates and 1/5 of the female employees are non-graduates. If the number of non-graduates employees in the office is 60, then the total number of employees in the college is, बस कुछ नहीं करेंगे। कहता है मेल एंड फीमेल्स का एम्प्लॉयज का रेशियो है 2:5। मैं मान लूंगा, ठीक है, मैं इस तरीके से मान लूंगा, ये हो गई मेल और ये हो गई फीमेल, ठीक है। जब इतनी कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा बड़ा नंबर माना करो, मैं मान लूंगा 200 एंड 500, 200 एंड 500। अब देख सकते हो कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे? देखो, 1/4 ऑफ मेल एम्प्लॉयज और नॉन ग्रेजुएट्स, ये नॉन ग्रेजुएट्स है, ये क्या है? नॉन ग्रेजुएट्स है। 1/4 ऑफ मेल एम्प्लॉयज यानी कि नॉन ग्रेजुएट से इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? आप लोग सर 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज और नॉन ग्रेजुएट, इसी तरीके से 1/5 है, इसका 1/5, इसका 1/5 निकालेगी तो कितना आ जाएगा? 100। ये भी क्या है? ये भी क्या है? नॉन ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स है। तो कहता है हमारे पास, अब देखो क्वेश्चन, इफ दैट नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इज 60, यानी कि नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉयज यहाँ पे कितना है? आप बोलो सर 150, ये क्या रेशियो में है? तो कहता है इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 60 है, 60 है। देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटल कितने? 205 हो गए 700। क्या हम इसको नहीं निकाल सकते? आप लोग सर हाँ जी, ठीक है, 60 बराबर है 150 के, और हमने निकालना है किसके? 2 तो 5 हो गए 700, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो काटेगे पीटेगे, बात खत्म, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, इंटू 700, तो 15 14 हो गए 70 और 0 140, दूनी हो गया 280, 280 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखा,
कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को भी बना लिया, खुद ही डाटा हमने एज्यूम किया। चलिए ये वाला कहता है अहाना एंड अनाया went to the market. They together have rupees 1200 on taking rupees 300 from Ahana. Ahana will have the same amount as Anaya had earlier. Okay, find the ratio of amount is with Ahana and Anaya initially. ठीक है, कहता है अहाना और अनाया है। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इन नाम से, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कंफ्यूजन, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये होगी अहाना और अनाया। ठीक, तो इनके पास टोटल है 1200 रुपए, टोटल दोनों के पास है 1200 रुपए। कितने? 1200 रुपए। कहता है ऑन टेकिंग रुपीज 300 फ्रॉम अहाना, अहाना से 300 रुपए लेने पर अहाना विल हैव द सेम अमाउंट एज अनाया हैड अर्लियर। ठीक है, ओके, बस हिट एंड ट्रायल से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्यों मैं आपको कहता कि आपको हर एक अप्रोच पता होनी चाहिए। आपको अगर बेसिक से बनाना है तो बना लो, एक्स और वाई बना के देख लेना कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑप्शंस का यूज करके आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे? देखो बेटा, अगर हम ए ऑप्शन पिक करेंगे तो एक का रेशो 4, दूसरे का 5, तो 4, एक का दूसरे का 1, तो हो गए 5, यानी कि टोटल आ जाएगा 1200/5। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी? आप बोलोगे सर 5 दूनी हो गया 10, 2 5 चुका 20, 240। अब एक का वैल्यू अगर हम 240 रखेंगे, दूसरा का कितना रखना पड़ेगा ताकि टोटल सम 1200 आ जाए? आप लोग से 980। अब अगर इसमें से 300 इसको दे दिए तब भी तो इनका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना कि सेम अमाउंट एज अनाया हैड अर्लियर, तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, है ना? तो यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिमिलरली क्या दूसरा हो सकता है? ना जी ना, ये तो 9 से 5 से 4 हो गए 9, 9 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, 5:3 के रेशियो में अगर हम इस 1200 को बांटेंगे 5:3, यानी कि 5 3 हो गए 8। ठीक है, यानी कि 1200 को 5:3 यानी कि 8 टोटल है, तो 5:3 में तोड़ेंगे तो देखो पहले, अब अगर हम ऐसे करेंगे तो 8, 8 का 8, 4 यहाँ, 8 25 40 और 0, एक यूनिट की वैल्यू 150। तो अगर हम इनको इस तरीके से बांटेंगे 5:3 रेशो में, ठीक है, तो 150 ज़रबे 5 कितना हो गया? 750, और 150 ज़रबे 3 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 450। ठीक है, तो अब कहता है कि अगर मैं इससे ले लूंगा तो कितना? 300 रुपए, और दे दूंगा इसको तो 300 इसको मिल जाएंगे, तो क्या 450 और 300 750 हो गई। तो इसको इतने ही पैसे उतने हैं जितने अहानिया के पास अर्लियर थे। ठीक है, तो रेशो तो यही आ जाएगा, रेशो यही आ जाएगा। बाकी ये अनाया एंड अहानिया, अहाना मुझे भी कंफ्यूज कर रहा होगा, आपको भी कर रहा होगा, क्योंकि एक जैसे नाम दिख रहे, लेकिन दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बनाइए वाला। Prisha's father is 6 years older than her mother, and the mother's age is now thrice the age of Prisha. At present, Prisha is 12 years old. What was father's age when their daughter was born? तो देखो क्या कहता है कि प्रिशा का फादर जो है 6 साल बड़ा है उसके मदर से। ठीक है, मदर किसके मदर से? प्रिशा के मदर से। एंड द मदर्स एज नाउ ट्वाइस द एज ऑफ प्रिशा। अब जो प्रिशा है बेटा, जो प्रिशा है उसकी एज अगर एक्स है तो मदर की एज कितनी है? अभी 3x है। ठीक है, और फादर उससे यानी कि मदर से, प्रिशा की मां से 6 साल बड़ा है, ओल्डर है, तो वो कितना होगा? उसकी एज होगी 3x+6, 3x+6। समझ में आ रहा है ना? कुछ मगज में आ रहा है आप लोग सर? हाँ जी, ठीक है। कहता एट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में प्रिशा इज 12 years ओल्ड। हाँ, प्रिशा की एज 12 years ओल्ड है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 12 है तो मदर होगी 36 year ओल्ड, 36 year ओल्ड, और फादर कितना होगा? 36+6 कितना हो गया? 42 year ओल्ड। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन देयर डॉटर वाज बोर्न? फादर की एज कितनी थी जब डॉटर पैदा होगी? अभी डॉटर 12 साल की, तो फादर की एज हम -12 करेंगे तो वो कितना रहा होगा? तब 30 साल का था जब डॉटर पैदा होगी। तो 30 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड।
कितना इजीली हम विदाउट फार्मूला बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। चलिए ये वाला बनाओ। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ टू रिलेटिव्स नविश एंड लाव्या is 4:7. After 6 years, the ratio of their ages will be 5:8. Find their total age of Navish and Lavia after 11 years. बस फटाफट हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में ये हो गया हमारा नविश और ये हो गया हमारी लावी, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 4 और 7, ठीक है। तो कहता है 6 साल बाद, आफ्टर 6 years, अगर 6 साल दोनों को चढ़ा देंगे तो इनकी एज का रेशियो होगा 5:8, 5:8। बस अब यहाँ पे आप सॉल्व करो, ठीक है। 8 चुके 32, 5 7 35, 35 में से 32 गए तो 3x बराबर होगा 8 में से 5 गए तो 3, 3 6 18, यानी कि x की वैल्यू 6। आप इसको डिटेल में खुद करना, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू 6। तो सम कितना होगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कितना सम होगा, प्रेजेंट में सम कितना होगा, प्रेजेंट में अगर दोनों के एज का सम करेंगे 7 4 हो गए 11x, ठीक है। तो 11x का मतलब 11 इंटू एक्स की वैल्यू 6, यानी कि 66 ईयर, ठीक है। आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स 11 साल बाद सम कितना होगा, सम कितना होगा, तो 11 एक की भी चढ़ेगी दूसरे की भी चढ़ेगी, यानी कि इसको 22 जोड़ने पड़ेंगे। 66 प्लस 22 कितना होगा, 88 ईयर्स। 88 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके चलिए जी, कहता है माई सिस्टर इज ट्वाइस ईयर्स 3 years older than me and my father was 28 years of age when my brother was born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my brother was 4 years of age when my sister was born, then what was the age of my father and mother respectively when my sister was born? बनाए ये वाला क्वेश्चन, आपने पढ़ा है ना मैथ्स, उधर इधर 2-3 सालों से पढ़ा है, बनाए ये वाला और बेसिक से मुझे बना के दे दो। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे सोर्सेस से पढ़ो और मुझसे सीखने की शायद जरूरत है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप एसएससी की किसी टीचर से पढ़ रहे हो, सेंट्रल से बड़े एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, फिर तो आपने बना ही लिया होगा क्वेश्चन। लेकिन सिटल मुझसे अच्छा अप्रोच ना इंडिया में किसी के पास होगा ना आपके पास होगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि माई सिस्टर इज 3 years older than me, ठीक है। मेरी सिस्टर 3 साल मुझसे बड़ी है, तो उसका मतलब हो गया मैं मेरी सिस्टर से 3 साल छोटा हूं, यानी कि सिस्टर की एज अगर एक्स है तो मैं कितना होगा उससे 3 साल कम। तो ये चीज है भाई साहब, ये हो गई सिस्टर, ये हो गई सिस्टर और ये हो गया मैं, यानी कि मी, ठीक है। ओके जी, अब देखो माय फादर वाज 28 years ऑफ एज व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरे बाप की एज थी 28 years, ठीक है। ओके, व्हाइल माय मदर वाज 26 years ऑफ एज व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा हो गया, जब मैं पैदा हो गया तब मेरी माँ की एज थी 26 years ऑफ एज। इफ माय ब्रदर वाज 4 years ऑफ एज व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, ठीक है। कहता है जब मेरी सिस्टर पैदा हुई तो मेरा भाई कितना था 4 years ऑफ एज। दैट मीन्स जो ब्रो होगा ना भाई साहब, ब्रो होगा वो इस सिस्टर से 4 साल बड़ा होगा, यानी कि उसकी एज होगी x+4, x+4 होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे सर हाँ जी। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब यहाँ पे बेटा ट्विस्ट है। अब देखो माय फादर वाज 28 years ऑफ एज व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, जब ये भाई पैदा होता है ना तो फादर तब होता है 28 years, ठीक है। और हमें पूछ रहा है फादर की एज बताए व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, यानी कि ये तब कब कितना होगा, तब कितना होगा, क्योंकि ये 4 साल बड़ा है सिस्टर से, तो ये 4 साल ऐड करना पड़ेगा। तो सिस्टर जब पैदा हुई होगी तब बाप कितना होगा, 28 से 4 हो गई 32, 32 साल का, ठीक है। फादर की एज कितनी होगी हुई होगी तब 32 ईयर, 32 ईयर। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, भाई बहन से 4 साल बड़ा है, जब भाई पैदा हो गया तब 28 साल बाप था, ठीक है। अब भाई हो गया 4 साल का, बाप कितने साल का होगा, 32 साल का, तब जाके ये बहन पैदा होती है, तो बाप 32 साल का था। दो ऑप्शन हट गए, बाप की एज निकालनी थी जब ये सिस्टर पैदा होती है। अब माँ की एज में फंस गए, अब माँ की एज कितनी है, 23 है कि 39 है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। वाइल माई मदर वॉज 26 years ऑफ एज व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा होता हूं तब, जब मैं पैदा होता हूं तब वो 26 थी, ठीक है। यानी कि इसकी माँ यहाँ पे 26 थी, कितनी
26 थी, ठीक है। लेकिन लेकिन ये तो छोटा है ना भाई साहब अपनी सिस्टर से 3 साल, ठीक है। ये तो छोटा है, यानी कि सिस्टर जब पैदा हुई होगी, इसकी सिस्टर, उसके 3 साल बाद ये मी पैदा हुआ होगा, और उस टाइम मां की एज थी 26, ठीक है, 3 साल बाद। लेकिन 3 साल पहले मां की एज कितनी रही होगी जब इसकी सिस्टर पैदा हुई, ठीक है। जब इसकी सिस्टर पैदा होगी तो आप बोलोगे सर 26 में से 3 गई तो 23 साल की, ठीक है। तो 32 एंड 23 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बताइए इससे बढ़िया लॉजिक आपको कौन सा टीचर बताएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक। अब आप बोलोगे सर एक्स को यहां पे क्यों नहीं मानना, मी तो सिस्टर को क्यों मान लिया? क्योंकि हमें विद रेस्पेक्ट टू सिस्टर बताना था। हम वैसे भी मान सकते, अगर ये मी है तो एक्स मान लेगी, तो इसकी सिस्टर x+3 आएगी और इसका ब्रदर x+7 आएगा, और फिर यहां से वैसे ही करना पड़ेगा फिर एडजस्टमेंट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of getting a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on other dice। 2 डाइस हम रोल करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मल्टीपल ऑफ 2 एक डाई पे होगा और दूसरी डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है एक डाई में, ठीक है। अगर एक डाई में 2 है, ठीक है, तो दूसरे में क्या हो सकता है, 3 6 हो सकता है, और 4 अगर आ गया तो 3 6 यहां पर भी हो सकता है, और 6 अगर आ गया तो 3 6 यहां पर हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए ये, 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2, कितना हो गए 6, ठीक। और अब इतना ही केस नहीं है, और भी यहाँ पे केस एक है, क्या है कि एक डाई पे 2, दूसरे डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि पहली डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है, दूसरी डाई पे मल्टीपल ऑफ 2 होगा, 2 होगा मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 6 भी है, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 3 3 हो गए 6, यानी कि यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3 आउटकम। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 2 डाइस को अगर हम रोल करेंगे, 36 36। सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपने देखा प्रोबेबिलिटी निकालने, तो फेवरेबल फेवरेबल कितने, 2 4 6 6 तो 6 हो गए 12, फेवरेबल है 12 और टोटल है 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन। देखा, ये होता है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अदरवाइज आप सैंपल स्पेस बनाते हैं बड़ा चौड़ा सा, फिर आप देखते कि कहां कहां पे ऐसे ऑप्शंस फंस रहे हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है a card is drawn from a pack of 52 cards. A gambler bets that it is either a spade or an ace. The probability of losing the bet is। कहता है एक कार्ड हम निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड निकालते। कहता है गैम्बलर बेट लगाता है, कहता है या तो ये स्पेड होगा या तो ये एस होगा। अब अगर ये कार्ड स्पेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13c1 है आउट ऑफ 52c1, ठीक है। और इधर का केस है और का केस है तो प्लस आ जाएगा बीच में। और अगर ये एस है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4c1, ना 4c1 नहीं, क्योंकि एक एस तो यहाँ पे स्पेड में आ गया ना, तो वहां पे रह गया 3c1, ठीक है। या तो ये होगा 3c1 डिवाइड बाई 52c1, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, 13c1 13 होता है, 3c1 3 होता है, 13 + 3 कितना हो गया 16, ठीक है। 16 डिवाइड बाई 52 डिवाइड बाई 52, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके जीतने की चांसेस इतने हैं, कितने, 16/52, ठीक है। या हम बोलेंगे इसको अगर हम काटेंगे 4 से, 4 चुके 16, 4 13 52, तो ये इसके विन करने की चांसेस है, ये इसके विनिंग के चांसेस है, ये इसके विनिंग के चांसेस है। लूजिंग के चांसेस कितने, लूजिंग के चांसेस लूज करने के, तो आप बोलोगे सर 1 - 4 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा 9/13, 9/13 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन ये इसको हारने की चांसेस है। या फिर इस तरीके से देखो, 13 में से 4 चांसेस है ये जीते, 13 में से 9 चांस होगा कि ये हारे। बात आई समझ। चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कितना 4 bells ring simultaneously at 9 AM। 4 bells रिंग करते कब, 9 बजकर, ठीक है, सुबह के 9 बजे। कहता है दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स।
अब वो बजेगी कब? एक रिंग बजेगी 10 मिनट के बाद, दूसरी रिंग बजेगी 20 मिनट के बाद, तीसरी रिंग बजेगी 30 मिनट्स, फोर्थ रिंग बजेगी 40 मिनट्स के बाद। तो कहता है नेक्स्ट टाइम वो टाइम कब होगा? जब ये चारों एक साथ बजेगी, क्योंकि अब तो ये अलग अलग टाइम पे बजेगी ना, 10-10, कोई 10 मिनट बाद, कोई 20 मिनट बाद, है ना। बेस के लिए हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। हमें एक ऐसा वक्त निकालना है जब ये चारों एक साथ मिलेंगे, तो हमने एलसीएम निकालना है किसका? 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का एंड 40 मिनट्स। ठीक है, तो एलसीएम हम फटाफट निकालेंगे। एलसीएम देखो, 20 और 10 से 40 कटता है, 30 से नहीं कटेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, तो क्योंकि 40 में 10 ज़रब 4 है, 30 में 10 ज़रब 3 है, 40 में 3 नहीं तो मल्टीपल में नहीं किया तो 120 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम इसका आ गया 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। तो वो कितना हो गया? वो हो गया 2 आवर्स। 2 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलो सर हाँ जी। तो एक साथ अब कब बजेगी? 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद। ठीक है, तो वो कितना हो गया? 9 तो 2 होगी 11, 11 AM पे, 11 AM पे ये एक साथ बजेगी। कौन सा? ये वाला ना, ये तो PM है, ये वाला। ठीक है, 11 बजे ये एक साथ बजेगी। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज द सेम। The number of physics books is 1008, the number of chemistry books is 720, and the number of mathematics books is 288. Determine the total number of stakes required physics, chemistry, and mathematics books. ओके, बेसिकली हमने क्या करना है? HCF निकालना है। कैसे मैंने पता लगाया? कहता है कि इतनी बुक्स है और इनको इक्वल इक्वल नंबर ऑफ में हमने बांट के रखना है, इक्वल इक्वल नंबर का, यानी कि इक्वल इक्वल नंबर मतलब फैक्टर्स। तो दैट मींस आई हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दोज 3 नंबर्स। तो कितना है? मुझे A1008 है, और फिर दूसरा कितना है? 720 है, और तीसरा कितना है? 288 है। ठीक है, मुझे क्या करना है? इन तीनों संख्याओं का क्या निकलना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको HCF निकालना सिखाया है बाय डिफरेंस मेथड, शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो, लेकिन हम उससे भी ज्यादा शॉर्टकट से हम करेंगे। क्या करेंगे भाई? सब मुझे पता है HCF वही नंबर होगा, HCF वही नंबर होगा जो इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, है ना, और बड़े से बड़ा होगा। तो मैं डायरेक्टली पिक करता हूं फॉर एग्जांपल 16 को। ठीक है, किसको? 16 को। तो क्या 288 को 16 डिवाइड करता है? डिवाइड करता है, तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 दूनी 8, तो 4 चुका 16। अगेन मैं देख सकता हूं कि 4 के 4, 4 8 32। हाँ जी, तो ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, तो बस यही इसका करेक्ट आंसर होगा, 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? देखो भाई साहब, 288, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 288 है, 288 है। अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, तो HCF क्या होगा? या तो 288 होगा या तो कोई इसका फैक्टर होगा। अब 288 ना 14 से कटता है, ना 14 से कटेगा, ना 15 से कटेगा। हमें हाइस्ट बताना है। 12 से कटे या ना कटे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 16 से तो कट रहा है ना, है, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर 16 से कोई ये नंबर या ये नंबर नहीं कटता, फिर हम 12 भी ट्राई करते, लेकिन ये होता है भाई साहब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल। देखो कितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा था और कितना आसान सा सोल्यूशन है। चलिए ये वाला बनाइए। कहता टू पाइप्स P and Q can fill an empty tank in 20 minutes and 10 minutes respectively, or can empty a full tank in X minutes. If all 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 12 minutes. The value of X is, X की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, तो देखो भाई साहब, ये हो गए हमारे पास P, ये हो गए हमारे पास Q। कहता है P किसी पाइप को फिल करता है 20 मिनट्स में, Q उसी पाइप को फिल करे, उसी टैंक को फिल करेगी 10 मिनट्स में। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम मान लो 20 आ जाएगा, है 20 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 मिनट में 1 यूनिट भरता होगा P, और Q पाइप 1 मिनट में 2 यूनिट भरता होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो, आर कैन एम्प्टी फुल टैंक इन X मिनट्स। आर जो है ना वो फुल टैंक को X मिनट्स में क्या करेगा?
क्या करेगा, x मिनट्स में ये उसको मतलब ये करेगा, खाली करेगा। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड, तीनों की तीनों पाइप्स ओपन करी जाती है, तीनों की तीनों पाइप्स ओपन करी जाती है साइमल्टेनियसली, द टैंक इज फुल इन 12 मिनट्स, टैंक फुल हो जाती है 12 मिनट्स में। कब तक, 12 मिनट्स में ये फुल हो जाती है। द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाल। ओके, x की हमने वैल्यू निकाल, बताइए। तो अब जो आपको यहाँ पे पाइप आर दिख रही है, तो ये इसको जितने टाइम में खाली कर सकती है उतने टाइम में भर भी सकती है ना, लेकिन हमें पता नहीं तो हमने उसको एक्स ही मान लिया। क्या मान लिया बेटा, एक्स ही मान लिया। ठीक, तो अब देख सकते हो कि अगर आर का पाइप का रोल यहाँ पे नहीं होता ना, तो टाइम लग जाता पी और क्यू को, टाइम लग जाता किसको, पी और क्यू को टैंक भरने में टाइम लग जाता, क्योंकि 20 लीटर भरने या 20 यूनिट्स भरने, तो 1 मिनट में 1 + 2 3 यूनिट्स भरते, तो इतना टाइम लग जाता है। कितना टाइम, इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि टाइम इनको लग गया कितना, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स तो इनको टाइम लग गया। लेकिन क्यों लग गया टाइम ज्यादा, क्योंकि पी क्यों अगर अकेला भी भरता तो 10 ही मिनट लगते, लेकिन 12 मिनट क्यों लगे, क्योंकि भाई साहब इन्होंने 20 यूनिट जो भरे ना, वो कैसे भरे, क्योंकि पी और क्यू फिल कर रहा था, यानी कि 3 यूनिट्स फिल कर रहा था, लेकिन एक्स यूनिट तो एम्प्टी भी हो रहा था साथ साथ, तो इसलिए 12 यूनिट लगे टाइम। तो क्या आप इसको क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ऐसा इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, तो 6 3 18 -6x, कितना आ जाएगा, 18 - 6x, ठीक है, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 है ये, आयो, तो इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, 6x यहाँ था और 9 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6x में लिखोगे कितना आ जाएगा, 8, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, आप बोलोगे सर 4/3। अब x की वैल्यू 4/3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4/3, या हम कहेंगे ये है x की एफिशिएंसी कितनी है, 4/3 x की एफिशिएंसी है, x की एफिशिएंसी है 4/3। तो टाइम कितना लगा होगा, ये तो x की एफिशिएंसी है, 4/3 एफिशिएंसी है, तो ये x है खुद, तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, टाइम इसको कितना लगेगा अकेला इसको खाली करने में या भरने में, तो वही मुझे निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 20/4/3, ठीक है, तो इसको हमने रेसिप्रोकल करना है, तो 20, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 4 बचे हो गए 20, ठीक है, तो 5 दिया हो गया 15 मिनट, कितना आ जाएगा, 15 मिनट्स, एंड 15 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल अप्रोच मैंने आपको बताया कि कैसे इन क्वेश्चंस को बताना है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट कहता है, a wall having dimension, वैसे आप ये जो क्वेश्चन है ना बेटा ऑप्शन से भी बना सकते हो, यहाँ पे आप रखो x की वैल्यू 15, यहाँ पे रखो, देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी फिर। चलिए, a wall having dimensions 6 meter long, 5 meter height and 0.5 meter thick is constructed by using bricks having measurement 25 centimeter, 12.5 centimeter, 7.5 centimeter. If 10% of the wall is filled with mortar, the number of bricks required to construct the wall is, बताइए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बताना है कि इतना कितना लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे पहले पूरे वॉल का। ठीक है, तो क्या है, 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और क्या है, 5 मीटर हाइट है, ओके, और क्या है, 0.5 मीटर थिक है, 0.5 मीटर थिक है। ठीक है, तो कितना हो गया वॉल्यूम, आप लोग सर 6 5 30, 30 भी 0.5 कितना होता है, 15, ठीक है, 15 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब, ये हो गया भाई साहब इसका वॉल्यूम, क्या हो गया इसका वॉल्यूम। कहता अब इसका 10% तो मॉर्टर से फिल होता है ना, यानी कि 90% हमें लेना है इसका, ठीक है, 90% तो फिल करना हमें 90%, यानी कि 9 मतलब 90/10% ऑफ 1500 मीटर क्यूब, 1500 मीटर क्यूब, या हम कहेंगे 15 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब कितना होता है, तो आप लोग सर 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कितना, 1500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमने फिल करना है, और किस वॉल्यूम से करना है, ब्रिक्स, ब्रिक्स की डायमेंशंस क्या है, उसकी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी 100 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो अब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीचे नीचे हम लिखेंगे 25 × 12.5 × 7.5,
ठीक है। बस अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 25 से ये कटेगा कितने बार? 6 बार, ठीक है। 25 से ये कटेगा 6 बार। तो बस ऊपर कितना रहा? 9 6 आर 9 6 54 54। और नीचे कितना रहा? नीचे कितना रहा? ये वाला, ठीक है। नीचे कितना रहा? 12.5 इंटू 7.5, बताइए। या हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं मिटा दूं, यहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए भाई साहब, वॉल्यूम को वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहां पे तो वो निकलेगा ना, नंबर निकलेगा। तो ये हो गए 6 मीटर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 600 सेंटीमीटर। 5 मीटर है तो मैं लिख सकता हूँ 500 सेंटीमीटर। और ये 0.5 है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 50 सेंटीमीटर। तो अब इसका मुझे लेना है 90%, क्योंकि 10% तो मोर्टर में जाएगा, वो हो जाएगा 9/10। तो ये जीरो तो ये जीरो कट जाएगा। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता था, ठीक है। कैसे? 5 यहाँ पे इंटू करेगी 9, ठीक है। अब डिवाइड करेगी नीचे डायमेंशन से, वो कितना है? आप बोलोगे सर 25 ज़रब 12.5 12.5 इंटू और क्या है 7.5 7.5। तो मैं नीचे से भी ये डेसिमल खत्म करूंगा, नीचे से भी मैं ये डेसिमल उड़ा दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा सीधा 125 125। और यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा 75, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर में 10 से डिवाइड करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 10 100 100 से मल्टीप्लाई। देखो अब देखो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो भाई साहब, एक 25 से जाएगा 2 बार यानी कि 20 बार, है ना। और अगर किसी से जाएगा तो जाने दो, नहीं जाता है तो कोई मसला नहीं। देखो 75 कई 75, और 75 से 4 तो 4 हो गए 8 बार, ठीक है। 8 बार। तो अब देखो आगे 25 से जाएगा 5 बार, और 25 से ये जाएगा 4 बार, ठीक है। और 5 तो 5 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या? बचा वहां पे 8 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। 8 इंटू 20 कितना होता है? 160 होता है। इंटू 9 इंटू 4 कितना होता है? 36 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो 0 और 6 6 36, लास्ट पे 6 0 दो ऑप्शन में है, ठीक है। ये ऑप्शन हट गया। बस अब हमने इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 एज इट्स आ जाएगा। 16 6 16 तिया होता है 48, 16 6 हो गया 96, ठीक है। 9 कैरी, 16 3 जार 48, 48 प्लस 9 कितना होता है? 57। 5760 इज द करेक्ट आंसर, 5760 ऑप्शन सी। आपने देखा कि मैंने यूनिट्स को खत्म किया। अब यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने खत्म इसलिए किया है, मैंने ऊपर 10 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट्स खत्म हो गई, ठीक है। तो ये जस्ट कैलकुलेशन वाली चीज होती है। मेंसुरेशन से माना जाता था कि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था एंड नथिंग एल्स। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस। T is midpoint of PQST parallel to QR if the area of triangle PTS is 50 centimeter square, then the area of quadrilateral is। देखो भाई साहब, इस तरीके से हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्या है हमारे पास? ये पी क्यू, ठीक है। और आर एस इस तरीके से, आर एस सपोज मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यह हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके चलिए जी। फिर कहता है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है। टी इज द मिड पॉइंट, टी हमारे पास यहाँ मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड इस साइड इस लेंथ को डिवाइड करता है, इस साइड को दो बराबर पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। ओके आप बोलोगे सर हाँ जी। तो फिर कहता है एस टी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा। कौन सा? ये वाली लाइन एस टी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि कहता है इसका एरिया, जो एरिया गिवन है इस ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का, वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे का एरिया कितना होगा? तो देखो भाई साहब, एरिया डिपेंड करता है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो हाइट इतनी होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दैट मीन ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिलाऊं
ठीक है, तो ये बेस तो हाइट तो बराबर होगी, ये अगर बेस तो हाइट तो बराबर होगी, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का भी एरिया 50, इस ट्रायंगल का भी एरिया 50, और पूरे का पी क्यू आर एस का कितना होगा, वो होगा 50 × 3 कितना होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी गंदी नजर अगर है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था। देखा कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये है बेस, हाइट तो इतनी है ना, तो इसी तरीके से जो ये साइड है उतना ही तो ये है, उतना ही तो ये है, बेस तीनों में कॉमन है, और हाइट भी तो कॉमन है। ये देखो यहां हाइट, वही हाइट यहां पे होगी, वही परपेंडिकुलर हाइट यहां पे होगी। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पे ये खत्म हो चुका है आई थिंक, हाँ जी ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी पेपर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।